हेलो 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 चेक। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? देख और सुन पा रहे हो क्या? मुझे ये बताओ फटाफट से यार। थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज सिस्टम वाज गिविंग सम ग्लिचेस मॉर्निंग में ही। फिर उसने बोला कि अपडेट करना पड़ेगा। फिर अपडेट पे लगाया सिस्टम को। अब जाके ये जो है मेरे ख्याल से चलने को तैयार हुआ है ना? चलिए जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बड़ा बढ़िया दिन है आज, मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हो रही है, क्यों? है ना? तो जो सबसे इजीएस्ट पोर्शन है पूरी फिजिक्स का, ऐसा कह सकते हैं, वो वाला शुरू हो रहा है। और स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है ये, है ना? इजी भी है और स्कोरिंग भी है काफी सारा। हम्म। तो ये बताइए, आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स खत्म किया बेटा ढंग से? क्वेश्चंस वगैरह किए बेटा उसके बाद में, हमारी क्लास होने के पश्चात? बन रहे हैं क्वेश्चंस, है ना? वाईडीएससी डिफ्रैक्शन, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? थोड़ा बचा हुआ है, खत्म करो बेटा उसको फटाफट, है ना? उसको प्लीज खत्म करिए, है ना? रे ऑप्टिक्स लास्ट में है, जब सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स हो जाएगा तब फिर हमारा रे ऑप्टिक्स लास्ट में करेंगे, है ना? और उसको भी बहुत स्मार्ट तरीके से करेंगे, बहुत स्मार्ट तरीके से, कि एकदम एक एक टॉपिक पे फोकस कर करके एक एक टॉपिक को निपटाएंगे। प्लेन मिरर वैसे क्वेश्चन आजकल आता नहीं है, बट फिर भी जल्दी से उसको खत्म कर लेंगे 15-20 मिनट में। एंड देन स्फेरिकल मिरर, लेंस, है ना? तो रे ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर की बजाय आप उसको ऐसे समझना कि वो पार्ट्स ऑफ चैप्टर है। जैसे कि प्रिज्म एक टॉपिक है ना? लेंस एक टॉपिक है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से। सर आज वाईटी पे कौन सी क्लास है? बेटा मेरी एक क्लास है रोलिंग और टॉर्क जो बचा हुआ है उसकी, है ना? तो वो मैं आज कराऊंगा आपको। और मेरे ख्याल से शाम को सर की भी होगी, आई गेस, है ना? हेमंत सर की। आज वो वाला उनका मैराथन जो रह गया था ना, लास्ट वीक जो नहीं हो पाया था, है ना, वो वाला भी होगा। 4 बजे के बाद वो एक्चुअली भोपाल गए हुए हैं, आएंगे उसके बाद लेंगे। चलिए शुरू करें बेटा, है ना? 2 बजे सारथी है, यस। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं, आइए। तो ये जो चैप्टर है बेटा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये बात करता है किस बारे में? ये बात करता है इस बारे में कि भाई लाइट का भी डुअल नेचर होता है। लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, इट कैन बिहेव एज अ वेव, है ना? दोनों की तरह से वो बिहेव कर सकता है। एंड इवन इट डिस्कसेस अबाउट कि भाई जो पार्टिकल होता है, यानी कि मैटर जो होता है, वो भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है ना? यानी कि इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे एक पार्टिकल है, आप जानते हैं। तो इवन इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, और उसका एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना? तो डुअल नेचर क्या सिर्फ लाइट का पढ़ने वाले हम लोग? नहीं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना? इस पे बात करेंगे निवेदिता, है ना? बहुत ही वैसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एक लाइन में तो हो नहीं सकता निवेदिता, है ना, कि लास्ट 3 महीने में कैसे करना है। तो आई डेफिनेटली डिस्कस इट, है ना? अभी नॉट द राइट टाइम, बट आई विल डिस्कस दिस, मतलब आज कल में, डोंट वरी, अभी पढ़ा लेता हूँ पहले, ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं बेटा क्लास को, आइए। सबसे पहले बताओ यार, आपको याद है किसने बोला था, सबसे पहले किसने बोला था कि ये जो लाइट है वो पार्टिकल है? सबसे पहले चलो कहानी याद करते हैं। सबसे पहले कहा था ऐसा न्यूटन अंकल ने, है ना? न्यूटन अंकल ने क्या कहा था सर? तो न्यूटन अंकल ने कहा था बेटे कि जो लाइट है वो पार्टिकल है। कॉर्पस्क्यूल्स का उन्होंने नाम दिया था उसको, है ना, कि लाइट बेसिकली कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं। कॉर्पस्क्यूल्स का मतलब होता है छोटे 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 पैकेट्स ऑफ लाइट या फिर पार्टिकल्स ऑफ लाइट, है ना? बट बाद में बहुत सारे लोग आए, और उनमें से एक जो बहुत फेमस इंसान थे जिनका नाम था हाइगन्स। हाइगन्स ने कहा कि नहीं भैया, ये तो पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, ये तो वेव है ना? पार्टिकल वार्टिकल नहीं है भैया, ये तो वेव है ना? बट उनकी बात मानी गई क्या? नहीं मानी गई सर, है ना? बिल्कुल नहीं मानी गई। लोगों ने कहा ऐसा कैसे मान लें कि वेव है, नहीं मानेंगे। तो उनके असिस्टेंट यंग्स, है ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो लोगों ने कहा ठीक है, तुमने तो प्रूफ कर दिया यार,
क्योंकि उन्होंने इंटरफेरेंस वगैरह दिखा दिया ना वहां पे। इंटरफेरेंस जब दिखा दिया तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, अब तुम कह रहे हो तो सही ही लग रहा है तुम्हारी बात तो लोगों ने मान लिया चलो वेव है। लेकिन फिर एक नाम आया, बहुत बड़ा नाम, है ना, साइंस में एक बहुत बड़ा नाम, जिसका नाम है आइंस्टाइन साहब, है ना। आइंस्टाइन साहब आते हैं और एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं दुनिया को, जहां अगेन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो पार्टिकल नेचर ही बोल रहा हूं लाइट का। मतलब उनके हिसाब से लाइट फिर से क्या हो गया बेटा, फिर से पार्टिकल हो गया। तो बड़ा ही जो है पागल बनाने वाला काम चल रहा था यहाँ पे। तो बीच में एक आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली ने कहा कि भाई देखो यार, ऐसा है कि मैं तुम लोगों को सच्चाई बता देता हूँ कि ये ना दोनों है ना, तुम लोग लड़ो अड़ो मत, ये एक्चुअली दोनों ही है। कभी तो लाइट जो है अपना वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर लेती है, और कभी ये वेव की तरह बिहेव कर लेती है। तो उन्होंने बेसिकली लड़ाई को सुलझाया, और ना सिर्फ लड़ाई को सुलझाया बल्कि एक और काम किया। थोड़े ही टाइम के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी बेटा कि लाइट का तो डुअल नेचर है ही, लेकिन जो मैटर होता है उसका भी डुअल नेचर है। भाई उन्होंने एक नया ही कहानी चालू कर दिया कि लाइट पे क्या लड़ रहे हो तुम लोग तो एकदम तुच्छ लोग हो, लाइट पे ही लड़े जा रहे हो, लाइट पे ही लड़े जा रहे हो। तुमको तो मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि लाइट तो चलो है ही डुअल नेचर वाला, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मैटर होता है, पार्टिकल होता है, इवन उसका भी डुअल नेचर होता है। तो एक तरीके से उन्होंने थोड़ा दुनिया को शॉक दे दिया है ना कि भाई ये क्या बोल रहे हो तुम। तो ऐसी पूरी कहानी इस चीज की चली है। सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक से बेटा शुरुआत कर रहे होंगे ना इस चैप्टर का, वो रहने वाला है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, है ना। तो आप लोग ना बेटा सबसे पहला हेडिंग डाल लेंगे, और हेडिंग का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। चलो चलो फटाफट एक बार हेडिंग डाल लो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स का एक बार हेडिंग डाल लेंगे बेटा जी, है ना। लिखवाना शुरू करता हूं मैं, हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी, स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ, रुक जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, हेडिंग डालो। पहला लाइन लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में, है ना। लिखवा रहा हूं ना मैं, डोंट वरी, अभी स्क्रीन भी आ जाएगी। पहली लाइन लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में पहली लाइन लिखिए, फोटॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी, लिखिए बेटा, फोटॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये सब आइंस्टाइन ने बोला, ठीक है। सर डिफ्रैक्शन वगैरह लास्ट चैप्टर के लिए, मतलब डिफ्रैक्शन तो हो गया ना आखिरी चैप्टर में। हाँ, क्या कह रहे हो, डिफ्रैक्शन करा तो दिया। छोले भटूरे होगा बेटा, सारथी में होगा, 12th होगा, मैं भी करवाऊंगा। हाँ, हो चुका है डिफ्रैक्शन, है ना, बॉर्न टू फ्लाई। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, फोटॉन्स आर कंसीडर्ड टू बी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। दे ट्रैवल, दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट, दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या लिखा आपने, photons are considered to be small packets of energy, फिर आपको लिखना है दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट। हो गया इतना, है ना, ठीक है। अब आप उसके आगे लिखेंगे सेकेंड पॉइंट। अब आप उसके आगे लिखेंगे बेटा सेकेंड पॉइंट, है ना। हाँ, आ गया ना, ये देखो कहा जाएगा बच के। तो फोटोन की प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं, है ना। और पहली प्रॉपर्टी आपने लिख ली, पता है फोटोन का कंसेप्ट किसने दिया था, पहले फोटोन नाम की कोई चीज नहीं थी। आइंस्टाइन साहब को जब समझाना था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
तो उन्होंने ही फोटोन बनाया था। फोटोन में देखो फोटो आता है ना, मतलब लाइट, तो उन्होंने बोला लाइट का छोटा छोटा पार्टिकल है। अब ये चाहते तो कॉर्पस्क्यूल्स बोल सकते थे जैसा न्यूटन ने बोला था, बट इन्होंने बोला नहीं यार मेरी थ्योरी है तो मेरा ही नाम रहेगा एक नया, तो इन्होंने फोटोन को पैदा किया उस दिन, है ना। तो फोटॉन्स आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दे ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट, दे हैव नो रेस्ट मास। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता है ना। भाई कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ मास होता है। हाँ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, हम भी यहीं से स्टार्ट किए हैं अभी, है ना। क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी ड्यू टू टेक इश्यूज, और अभी बस शुरू ही किया है, ये पहली स्लाइड है। जो लोग लेट आए हैं आपको बधाई हो, आज आपका कुछ मिस नहीं हुआ है, दिस इज फर्स्ट स्लाइड ओनली, है ना, अभी हमने पढ़ाई शुरू ही करी है। सो दे हैव नो रेस्ट मास, जैसे हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है, लेकिन फोटोन का कोई मास नहीं होता है ना, क्योंकि बेटा लाइट का कोई मास नहीं होता है ना। दे हैव नो रेस्ट मास बट स्टिल दे हैव सम मोमेंटम एंड एनर्जी। अब बोलोगे सर ये कैसी बात हुई, मास नहीं है लेकिन मोमेंटम है। तो मोमेंटम तो सर मास इनटू वेलोसिटी होता है। चलो वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया, बट मास तो नहीं है, तो फिर मोमेंटम कैसे। मास तो नहीं है तो फिर मोमेंटम कैसे, है ना। तो यही तो बेटा फिर मजेदार बात है, यही तो आइंस्टाइन जैसे इंसान का जो है ना, दिमाग आपको पता चलेगा। इन्होंने बोला देखो यार, मोमेंटम होने के लिए, फोटोन का मोमेंटम होने के लिए मास वास की जरूरत है ही नहीं। इन्होंने बोला फोटोन का जो मोमेंटम है, यानी कि जो पी है ना, इसको बोला जा सकता है बेटा एच बाई लैम्डा। एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, एंड जो एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, उसको बोल सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा, है ना। एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है वो, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैसे तो ये 6.36 इंटू 10⁻34 होता है, लेकिन आप देखो, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप इतना ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधा 6 इंटू 10⁻34 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। वैसे तो ये चलो 6.6 है, ठीक है यार, कोई बात नहीं। 6.6 इंटू 10⁻34 है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर हम सिर्फ 6 भी लिख दें, इंटू 10⁻34 लिख दें, तो काम बन जाता है। अच्छा, यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एच की यूनिट तुम रटोगे कि जरूरत पड़ने पे निकाल लोगे। मैं तो कहता हूं जरूरत पड़ने पे निकाल लेना। कैसे निकालोगे, देखो यार, ये जो मोमेंटम है ना, इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं, समझिए जरा बेटा। तो इसका हो गया केजी मास इनटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम का हो गया। ये लैम्डा, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ विच इज इन मीटर, ये मीटर इधर गया, तो बताओ यार एच की क्या यूनिट बनी। सर एच की यूनिट बन रही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कौन कौन समझा है इसको बेटा, फटाफट बताओ। देखो, इसका केजी मीटर पर सेकेंड होता था, एक मीटर और आ गया तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको बोलते हैं अपन प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ गया ना। यस। तो कितनी जबरदस्त बात कर दी इन्होंने। बोला कि यार फोटोन का अपना कोई मास नहीं है, बट मोमेंटम जरूर है उसका, है ना, मोमेंटम जरूर है भाई साहब। और उसके पास एक एनर्जी भी है, जहां पे सी क्या है बेटा, तो अगर आप देखोगे सी सिंपली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, है ना, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट, है ना बेटा। बिल्कुल सर। तो ई और पी में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको बेटा। देखो यार, अगर P है h बाई लैम्डा, तो ये h बाई लैम्डा के जगह पे आप P लिख दो, तो E हमारा PC है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा फॉर्मूला। E हो गया बराबर PC। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सर ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना।
अरे डी ब्रॉगली बहुत चालू आदमी थे, देखो उन्होंने क्या किया, देखो ये सब आइंस्टाइन ने दिया पहले भूमि, है ना। आइंस्टाइन ने बोला कि यार मैं फोटोन है, वो लाइट है जो, उसका मोमेंटम दे रहा हूं, क्योंकि डुअल नेचर है ना। तो उन्होंने तो इसको लाइट को क्या माना था, पार्टिकल, तो पार्टिकल का तो मोमेंटम हो ही सकता है। तो पार्टिकल का उन्होंने मोमेंटम दिया जिसमें वेवलेंथ आया। डी ब्रॉगली ने क्या किया, डी ब्रॉगली ने बोला तुम लाइट के बारे में बात कर रहे हो, मैं मैटर के बारे में बात करेगा, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या किया, लैम्डा को इधर ले लिया, पी को उधर भेज दिया, उन्होंने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/P, साइड चेंज किया, नोबेल पुरस्कार ले गए। हाँ मतलब सोचने के लिए दिमाग चाहिए था, बट आप समझ रहे हो, आइंस्टाइन के फॉर्मूले में मोमेंटम मिलता है फोटोन का। उन्होंने बोला ठीक है बहुत बढ़िया, लाइट के पास डुअल नेचर है, उन्होंने बोला पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर है, तो क्या करे, लैम्डा को इधर ले गए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/P का फॉर्मूला बना दिया 1929 में, नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। चलो एनीवेज, तो है वही फॉर्मूला है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बस लैम्डा इधर ले आओ, पी को उधर भेज दो। बट है दोनों अलग अलग चीजें बेटा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताता है कि लेट्स से इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है तो उसका वेवलेंथ बता देता है वो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये फोटोन का मोमेंटम बता रहा है। फॉर्मूला दोनों का सेम है भाई, फॉर्मूला दोनों का सेम है ना। ये हो गया बेटा, दे हैव नो रेस्ट मास बट स्टिल दे हैव सम मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम बता दिया मैंने आपको, एनर्जी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अच्छा पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे बेटा, व्हेन photons collide with each other or they collide with a surface, जब photons या तो आपस में टकराएं या तो वो किसी सरफेस से टकराएं, है ना, किसी सरफेस से टकराएं, देयर इज सम चेंज इन मोमेंटम। जैसे कि आप समझो ना, मान लो कोई सरफेस है, एक फोटोन है, पी मोमेंटम से आया, इलास्टिक कोलिजन हुआ, पी मोमेंटम से वापस आ गया मान ले, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ क्या कुछ, 2p, करेक्ट, ऐसे ही पढ़ाया है लॉज ऑफ मोशन में। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो 2p के बराबर आएगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है ना। जैसे 2mv होता था, करेक्ट, बट यहाँ पे m तो होगा नहीं क्योंकि मास तो कुछ है नहीं। वहां पे हम 2mv लिखते थे ना लॉज ऑफ मोशन में, कि कोई चीज आया mv मोमेंटम से टकराया के वापस आया, तो 2mv लिखते थे, बट यहाँ पे आप 2p लिखो क्योंकि मास तो कुछ है नहीं, है ना। तो देयर विल बी सम चेंज इन मोमेंटम, एंड फिर आप जानते हो कि जो एवरेज फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। हेंस देयर विल बी सम फोर्स एक्सर्टेड, कुछ ना कुछ वो फोर्स लगाएगा। तो लाइट भी थोड़ा बहुत फोर्स लगाती है, इसको रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, है ना। फोर्स अपॉन एरिया को रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं, बट हाँ, जब फोटोन किसी सरफेस से टकराता है, इट एक्सर्ट्स सम फोर्स। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि सर अब मैंने लाइट जला के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या लाइट मेरे पे प्रेशर डाल रहा है, कुछ डाल रहा है। तुम्हें नहीं फील होगा क्योंकि प्रेशर बहुत ही कम है, बट एक्चुअली लाइट एक्सर्ट्स सम प्रेशर। इसको इसको देखने का एक अच्छा तरीका होता है, जब शादी वादी में एक हैलोजन लैंप आता है ना, बड़ा सा एकदम, पता नहीं आजकल आता नहीं आता, अब तो सब एलईडी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा अगर कोई हैलोजन लैंप है ना, तो आप देखना कभी उसकी बीम जो आ रही होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हमेशा उस लैंप से दूर ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऐसे, है ना, दूर ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटा मोटा डस्ट पार्टिकल है तो लाइट से वो प्रेशर फील करके दूर ही जाता है, कभी भी अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जाता है ना। यस एनीवेज, अच्छा ये हो गया, 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 है ना। हाँ, अ, ठीक है, यहां तक डन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन की बात थोड़ी सी कर लें अगर, है ना। यूनिट्स यहाँ पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा जी वेवलेंथ की,
वेवलेंथ की मैं अगर बात करूं आपसे, है ना, तो कई बार आप देखेंगे कि यार वेवलेंथ वेवलेंथ चलो मीटर में है, मीटर में है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। लेकिन मान लो अगर वेवलेंथ दिया हुआ है आपको एंगस्ट्रॉम में, और आपको एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाना है, तो क्या करते हैं बेटा, 10⁻⁻10 मीटर कर दीजिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नैनोमीटर में दिया है तो 10⁻⁹ मीटर कर दीजिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 10⁻⁹ मीटर कर दीजिएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा यार अगर माइक्रोमीटर दिया है, मान लो माइक्रोमीटर दिया है तो 10⁻⁻6 करेंगे, तो आप जानते ही हैं, है ना। इस तरीके से वेवलेंथ का कन्वर्जन हो रहा होगा। एनर्जी की बात करते हैं बेटा। एनर्जी का बड़ा फेमस यूनिट जो आप यूज कर रहे होंगे पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स में, वो यूनिट है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है जरा समझिएगा। हाँ, इसको ईवी से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, ईवी से हम लोग बेटा इसको जो है डिनोट करते हैं, है ना। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है ना, इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जूल में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो बेटा, तो आप लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या वैल्यू है बेटा, ये क्या है आखिर। सर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही बेटा, है ना। और मान लो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर मैं लिखूं यार 1 जूल, 1 जूल ये किसके बराबर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, तो 1/1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड कर देंगे, है ना, है ना। यस, यस। कोई बता सकता है मुझे कि मान लो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 के साथ, है ना। तो ये कैंसल 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48, तो ये आ जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, है ना। चलो इसको नोट डाउन करेंगे जरा, यूनिट कन्वर्जन्स को नोट डाउन करेंगे बेटा जरा प्लीज। हो गया, साइड होना पड़ेगा, हाँ चल लीजिए, साइड हो गया मैं। गुमसुम प्यार का मौसम। चले आगे बढ़े, है ना। और कितना साइड, इसके पीछे कुछ नहीं है भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। हम्म, ठीक है। सर्सल्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, ये थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, इन सोल्स एक्सपेरिमेंट, ये हुआ वो हुआ, बट क्वेश्चन तुमसे वही पूछेंगे जो तुमने पढ़ा हुआ है, अलग से वो एक्सपेरिमेंट है नहीं, है ना। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये सब मैंने आपको बता दिया, मोमेंटम मोमेंटम आपको मैंने समझा दिया। अब देखो यार, एनर्जी ऑफ फोटोन पे अगर हम बात करें, तो आपके पास क्या फॉर्मूला था बेटा, Hc/Ev
लैम्डा, है ना। अगर हर चीज को आप एसआई यूनिट में रखो, एसआई यूनिट में आप हर चीज को रखो, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो ये जूल में आएगा। लेकिन हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें चाहिए होता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एनर्जी का प्लीज ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 12,400, 12,400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, और एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। ये कैसे हुआ होगा? कुछ नहीं, बच्चों को काम दे दिया कि भाई एच की वैल्यू यहां डाल दो, है ना, सी की वैल्यू यहां डाल दो, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिख दो, और जूल में आंसर आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली ये एक हैंडी फॉर्मूला बन के आपके सामने आ गया जो आपका समय बचाता है। अदरवाइज तो यहाँ पे जूल में निकाल के भी आप कन्वर्ट बाद में कर ही सकते थे, है ना। यस, बट इस फॉर्मूले में आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रख सकते हैं, एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने आप आ जाती है। वहीं पे अगर आपको मान लो लैम्डा को नैनोमीटर में रखना है तो उसका भी जुगाड़ है, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, आंसर फिर से आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, है ना, लिखिए, चलिए कम ऑन। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है फोटॉन्स एक्सर्ट नो प्रेशर, यही हमारा आंसर है ना, क्योंकि हमें पता है कि फोटोन कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर डालता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच न्यू बाई सी। अब ये क्या सर, आपने तो एच बाई लैम्डा पढ़ाया था ना, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने एच बाई लैम्डा पढ़ाया था। अब बेटा आप जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, जहां पे आप फ्रीक्वेंसी को न्यू भी लिख सकते हैं, जैसा ये लिख रहा है, तो सी बराबर न्यू लैम्डा, है ना, न्यू लैम्डा। तो इसका मतलब जो 1/λ है इस फॉर्मूले में, है ना, तो 1/λ, लैम्डा को तुम लिख सकते हो सी बाई न्यू, 1/λ हो जाएगा न्यू बाई सी, तो वही कर रखा है ना, न्यू बाई सी लिख रखा है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। एफ भी लिख सकते हैं, एच एफ बाई सी, है ना, तो वो है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, एनर्जी इज एच न्यू, बिल्कुल सही, देखो ना, एनर्जी था आपका एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। अब देखो ना, सी बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हैं अपन, तो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, यहां से देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अपॉन सॉरी सी अपॉन वेवलेंथ करोगे, सी के नीचे वेवलेंथ को ले आओगे तो न्यू ही मिलेगा फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, हमें लेकिन गलत ढूंढना था, तो गलत तो सिर्फ ए है। ठीक है, डन सर। अच्छा, ये एक कंसेप्ट है जो मैं यहीं से सिखा देता हूं तुमको। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन सच एज फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंजर्व्ड, कौन सा इनमें से कंजर्व्ड नहीं होगा? तो इसका ना बेटा आंसर है, नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं हो ऐसा पॉसिबल है। क्यों? फोटॉन्स यानी कि लाइट, जब वो किसी सरफेस से या किसी पार्टिकल से टकराती है, तो कई सारे सिनेरियोज बन सकते हैं। हो सकता है वो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि लाइट कैन गेट एब्जॉर्ब्ड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन किस सरफेस से आप टकरा रहे हो। अगर लाइट उस सरफेस के पास थोड़ी बहुत भी एब्जॉर्बिविटी है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, तो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ लाइट को, है ना। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब फोटोन, फोटोन भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लाइट फोटोन से ही तो बनी है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट बी कंजर्व्ड, लेकिन जो एनर्जी और मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व होता है यार, क्योंकि जो कोलिजन होता है ना, इलास्टिक इन नेचर होता है, ध्यान रखिएगा। इन सभी कोलिजन्स को इलास्टिक माना गया है। क्या इलास्टिक कोलिजन में बेटा एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं? जी सर। लेकिन क्या कंजर्व नहीं भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तभी मे नॉट लिखा है। क्या है बेटा वो? नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना, क्योंकि एब्जॉर्ब हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकती है लाइट, रिफ्लेक्ट हो सकती है लाइट, ट्रांसमिट हो सकती है लाइट, एनीथिंग कैन हैपन, है ना। तो ये कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू ही आप समझ लीजिए। ओके, अच्छा ये वाला देखिए बेटा,
है ना। अगर एब्जॉर्ब हो जाए स्टिल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ बेटा अयान, जैसे इन इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है कि दोनों आपस में टकरा जाते हैं फिर चिपक जाते हैं, बट मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है ना, है ना। तो वैसा वाला सिचुएशन है। वो जब एब्जॉर्ब हो जाएगा ना किसी और मटेरियल में जाके बेटा आयान, तो जैसे कोलिजन में क्या होता था कि ये जाके उससे चिपका और फिर दोनों साथ में चले, तो जब फोटोन आके टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को साथ साथ चलाने लग जाएगा, जस्ट लाइक कोलिजन। तो हेंस मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। The wavelength of light in visible region is about 390 nm for violet color and about 760 nm for red color. The energy of photon in electron volt at violet end is, चलो बताओ, इसका तो पोल कर लेते हैं, है ना, पता चल जाएगा कौन कौन सो रहा है। क्यों? ये चार ऑप्शंस है ना, ये चार ऑप्शंस है। परफेक्टली इन इलास्टिक, करेक्ट। तो 5 4 3 2 1 गो। तुम लोग आज मुझे टेंशन में लग रहे हो थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा बात बात करने की जरूरत है, क्या कहते हो यार, है ना। आज एक नीट संवाद सेशन होगा शाम को, उसमें आना, ठीक है। डिस्कस करते हैं चीजों को। थोड़ा शांत शांत से लग रहे हो, डरे से लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वाइब आ रही है हल्की सी। लाइव होगा, अरे भाई जूम मीटिंग लाइव ही होती है। ये मनीष के डाउट्स ना अलग ही होते हैं। अच्छा आज वाईटी है, ओ अच्छा आज तो वाईटी है ना। चलो कोई नहीं, देख लेंगे देख लेंगे, बट मिलेंगे जरूर, है ना। थोड़ा सा डिस्कशन की जरूरत है। क्या आंसर आया बेटे बताओ, क्या आंसर आया भाई, क्या आंसर आया भाई। यार सिंपल सी बात है यार, ये भी क्वेश्चन अगर गलत होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे कैसे कैसे। एनर्जी होता है 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर। हे भगवान, 58% बच्चे जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। स्वाति, ब्यूटी, सानिया, प्रियंका तिवारी, परिणीता, काव्या नायर, अपर्णा, भूमि, आलोक, दीपिका, अंजलि, खुशी, प्रवीण, अभी, छोले भटूरे, सेजल, जनवेश, आयुष, जुबायत एंड साक्षी काले। क्या कर रहे हो भाई? ये करना था एनर्जी 1240 अपॉन वेवलेंथ। सर बस डर लग रहा है, अब 2026 आ गया है ना, हाँ मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम पास आता है, थोड़ा सा तो लगता ही है यार। 390 नैनोमीटर, है ना, 390 नैनोमीटर। ये नहीं हो रहा तुमसे यार बच्चों, ये नहीं हो पा रहा। 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ये देखो। अगर ये 400 होता, 400 होता, 4 तिया 12, 4 एकम 4, है ना, तो 310 के आसपास, मतलब 3.1 के आसपास आंसर आता। लेकिन ये 400 से कम है, तो 3.1 से भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो बी इज द राइट आंसर, है ना। जिनका गलत हुआ है ना, जिनका भी ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, क्योंकि कुछ था ही नहीं, 1240 अपन वेवलेंथ करना था, तो एक बार आज आईने में जाके प्लीज गाना गाइएगा। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा क्यों हूं, है ना। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हो सकता है तुम्हारा अगर गलत हुआ, तो हो सकता है तुमको एनफ टाइम नहीं मिला, क्योंकि तुम भी वैसे ही सॉल्व कर रहे थे जैसे इस नमूने ने बुक में सॉल्व कर रखा है। ये बोल रहा भाई मैं तो एच सी बाई लैम्डा से निकाल लेता हूँ, यही मेरे पास फॉर्मूला है दुनिया में। बेचारे ने एच की वैल्यू रखी पहले, फिर उसने जो है सी की वैल्यू रखी यहाँ पे 3 × 10⁸। फिर नीचे उसको वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया था, बेचारे ने उसको जो है मीटर में कन्वर्ट किया। ये तेल निकल आया उसका, देख रहे हो, तेल निकल आया भाई का, एकदम दिमाग खराब हो गया उसका। अच्छा ये जो आंसर आया, इतना सॉल्व करने के बाद भी जो आंसर आया वो जूल में आया। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना बाकी था, अब वो उसको डिवाइड कर रहा है इससे, तब जाके उसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। तो जिनका गलत हुआ है, जो लोग नहीं दे पाए आंसर, बोल दो एक बार कि सर हाँ सर मैं भी ऐसे ही कर रहा था, इसीलिए मेरे को ज्यादा टाइम लग गया, है ना। सॉल्व ही नहीं किया, दिमाग में कैलकुलेशन हो गया, है ना, राइट।
तो बेटा ये सब नहीं करना है अपने को। अपने पास सिंपल सा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। एक्चुअली ये सब कर करा के ही वो आया है। तो जब कर करा के आ चुका है, सब कुछ डन है, तो फिर सीधा उसी में हम लोग वैल्यूज रख दिया करेंगे अब से, है ना। चलिए नया टॉपिक लिखेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा देखो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हर सेकेंड गिरते हैं, वो देखना किन किन बातों पे डिपेंड करता है। मैं आपको जरा एक एनिमेशन सा दिखाता हूं, पहले भी क्या पता आपने देखा होगा। तो अगर तुम पहले इसको देख चुके हो तो तुम फ्री हो गाना गाने के लिए कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ये मिल के लगा, तूने छुआ सरफेस को जैसे। देखो ये जो आप इस सरफेस से निकलता हुआ देख रहे हैं बेटा, ये ना फोटॉन्स हैं। क्या है बेटा? ये फोटॉन्स है। बहुत सारी मात्रा में फोटॉन्स निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे अलग अलग, है ना, यहां से। अच्छा ये जो निकल रहे हैं गोलू गोलू, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे तो हम बाद में आएंगे। ये सेटअप एक्चुअली आपका जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है ना। तो फोटॉन्स कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो देखना। सबसे पहले अगर मैं ये इंटेंसिटी को छेड़ता हूँ, इंटेंसिटी मतलब पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी को थोड़ा कम ज्यादा करता हूं, तो देखना इंटेंसिटी को जैसे ही मैंने थोड़ा कम किया, 18% पे 11% पे लाया, देखो बेटा फोटॉन्स आना कम हो गए क्या? हाँ। यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, जाहिर सी बात है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ज्यादा फोटॉन्स निकल रहे होंगे सरफेस से। कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कम निकल रहे होंगे। इनफैक्ट जीरो इंटेंसिटी पे कोई फोटोन नहीं निकल रहा होगा, क्योंकि लाइट ही नहीं है फिर, है ना। तो मैं आपको बताता हूं किन किन बातों पे ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड डिपेंड करता है ना। अच्छा देखिए, अभी तक आपने जो भी ये फॉर्मूला पढ़ा, जैसे कि मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, है ना, ये सब ना बेटा एक फोटोन का था। ये जैसे मोमेंटम है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन का मोमेंटम है। ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं, ये भी एक ही फोटोन की एनर्जी है ना, एक ही फोटोन की एनर्जी है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, राइट। जब आप ये h बाई लैम्डा एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं, दिस इज ओनली फॉर वन सिंगल फोटोन, ठीक। तो यार मैंने कहा कि देखो भाई, जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी आई, वो तो होता है अपना पावर अपॉन एरिया। सही बात हो गई सर, पी फॉर पावर, मैं पूरा ही लिख देता हूं, पावर डिवाइडेड बाई में अपना एरिया। ठीक हो गया, डन है। पावर डिवाइडेड बाई एरिया से हम लोग जो है इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं, है ना बेटा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो जो पावर है, क्या वो आई ए हो जाएगा? हाँ आई ए हो जाएगा। देखो इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। तो जिस एरिया में लाइट गिर रही है, जिस भी सरफेस में लाइट गिर रही है, उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई इंटेंसिटी, एंड दैट गिव्स यू पावर। ठीक बात हो गई। अब पावर क्या होता है देखना, इस पावर को हम कैसे लिख सकते हैं देखना। पावर है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एनर्जी अपॉन टाइम है ये, एनर्जी पर यूनिट टाइम है ये, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। इसको लिखने का मैं तरीका आपको बताता हूं। पावर को लिखा जाता है मेरे बच्चों एच सी बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एन। ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ सर? इसको आपको समझाता हूं, देखिए। ये जो एन है ना, ये सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन नहीं है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है। तो क्या एन में ऑलरेडी, एन में ऑलरेडी नीचे टाइम है, पर सेकेंड है क्या ऑलरेडी? हाँ सर पर सेकेंड है, पर सेकेंड है। तो टाइम की चिंता मेरे को अलग से नहीं करनी है, टाइम से डिवाइड अलग से, एनर्जी को अलग से टाइम से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एन में समय समाहित है, एन में जो है टाइम समाहित है। आप नीचे डिवाइडेड बाई टी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, बिकॉज एन इटसेल्फ इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना, कितना नंबर है पर सेकेंड। तो मैंने बोला ठीक है यार, ठीक है यार, ये वाला टर्म, पहला वाला जो टर्म आप देख रहे हैं, ये मुझे बता रहा है
एनर्जी एक फोटोन का, तो मैंने एक फोटोन का एनर्जी लिया और ये n बता रहा है नंबर ऑफ फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई किया, तो एक एनर्जी एक फोटोन का एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन, इससे टोटल एनर्जी आ गई। और टाइम डिवाइड मैं करता, बट मुझे जरूरत नहीं है टाइम से डिवाइड करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड में है। तो देखो ना यार, एक की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम ऑलरेडी है, तो टोटल एनर्जी अपॉन टाइम, सही तो लिखा मैंने उसको पावर। तो ऐसे बेटा पावर को लिखते हैं, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और किसके बराबर होगा वो, आई ए के बराबर। अब यहां से तुम जो है एन का फॉर्मूला निकाल लो, जो तुम्हें मिलेगा बेटा जी आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। ये देखो, ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला, जो आप देख रहे होगे इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। देख लो, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ये है ना, देख लो। तभी तो वहां जब मैं एनिमेशन में इंटेंसिटी बढ़ा रहा था, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ रहे थे। लिखिए बेटा, कमान, इसको लिखेंगे सारे बच्चे। एक चीज और जरूर लिखना कि जैसे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स तुमने निकाला, नंबर ऑफ फोटॉन्स तुमने निकाला, तो इसको निकालने का ना एक और तरीका है, जो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर ये एन निकालना है ना, तो इसको आप कर लो पावर, टोटल पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, ये कैसे हुआ? देखो भाई, पावर जिसको आप लिखते हो आई ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया, पावर हो गया, अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच सी बाय लैम्डा, तो वही तो आएगा। देखो ना, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, यही तो आएगा। यहां से समझ में आया मुझे। देखो एन बराबर, ये आई ए क्या है, पावर, ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो इसको उसके नीचे भेज दो, तो पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ऐसे भी लिखते हैं। टोटल पावर, लाइट की कितनी पावर है, अपॉन एक फोटोन की एनर्जी कितनी है ना। पावर की यूनिट अगर वॉट है, मान लो अगर ये वॉट है, तो ये जूल होना चाहिए, है ना। रिपीट करना है कि हो गया भाई? इसको तुमको रटना नहीं है, इसको याद रखना है दिमाग के साथ। इसको तुमको ऐसे बोलना है कि यार जो पावर होता है वो आई ए होता है ना। जो पावर होता है वो आई ए होता है, और पावर को कैसे लिखेंगे, एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, बराबर आपका आई ए हो गया। तो एन हो गया आपका आई ए लैम्डा बाई एच सी। अब इसमें बस ये एक चीज और समझनी है कि ये पावर का फॉर्मूला था, ये पी है, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, तो एन का एक और फॉर्मूला भी बन रहा है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, है ना। ऊपर मान लो अगर आपका यूनिट जो है वॉट चलेगा, तो नीचे ये जूल चलेगा, है ना, नीचे जूल होना चाहिए, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आ जाएगा। हाँ, इसका यूनिट वन अपॉन सेकेंड होगा, इसका यूनिट, क्योंकि नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन इज जस्ट अ नंबर अपॉन सेकेंड, तो इसकी यूनिट आएगी वन बाई सेकेंड, है ना। और यहां से भी देख लीजिए वन बाई सेकेंड आ जाएगा आपको, क्योंकि वॉट होता है जूल पर सेकेंड, और नीचे जूल, जूल जूल कैंसर, वन अपॉन सेकेंड आ रहा है ना। तो पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, है ना। राइट सर। चलिए बेटा, इस पे एक सवाल हो जाए, है ना। देखो, बोल रहा है कि यार एक ना 100 वॉट का सोडियम लैंप है, इसको ना बाद में करेंगे, पहले तुम ये वाला करो। नीट का पीवाईक्यू है 2021 का, इसको पहले करते हैं फिर उसको करेंगे, है ना। देखो, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसका वेवलेंथ दिया आपको 600 नैनोमीटर, व्हेन इट डिलीवर्स इतना पावर विल बी। देखिए भाई, आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड होता है पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, है ना, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। पावर को आप जो है वॉट में लीजिएगा, और वॉट में आपको पावर देखिए ऑलरेडी गिवन है, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना।
डिवाइडेड बाई में आप जो है एनर्जी ऑफ वन फोटोन को प्लीज जूल में ले लेंगे, वॉट अपॉन जूल ये करेंगे, आपको आंसर आएगा। ठीक है, चलो पोल करूं, पोल करूं बेटा, है ना? 2-3 सेकंड ले लो, फिर मैं पोल कर रहा हूं। ले लो बेटा, टाइम ले लो, कोई बात नहीं, जब हो जाए बताना मेरे को। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता, तुम्हें भी पता हो, बता देना। करे बेटा स्टार्ट, है ना? चलो। मनीष बोल रहा है सर को कुछ तो दुख है, आप हमें बता सकते हो? नहीं बेटा, कोई दुख नहीं है, टच वुड। 5 4 3 2 1 गो। या के दिल है इतना बता, तूने छुआ जख्म को मेरे, चलो डन। क्या आंसर आया? एक्चुअली इसका आंसर आएगा डी। डी आएगा, है ना? देखिए कैसे आएगा। आप नंबर ऑफ फोटॉन लिखने गए, सबसे पहले ऊपर पावर लिखोगे, पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3.3 10⁻³ वॉट में दिया है क्या? हाँ, उसको रख दिया, वॉट में जो पावर है उसको मैंने रख दिया। अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन या तो आप एच सी बाय लैम्डा से निकालो, जो बहुत सारा टाइम लेगा, क्योंकि आप एच की वैल्यू डालोगे, सी की वैल्यू डालोगे, लैम्डा की वैल्यू डालोगे, बट हाँ देगा जरूर ये जूल में, आपको जूल में ही चाहिए। लेकिन एक तरीका है कि आप इससे निकालो, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर से। हाँ बट ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, बट स्टिल मैं कहता हूं इससे निकालना चाहिए, बाद में उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, क्या दिक्कत है? देखो 1240 अपॉन लैम्डा दिया आपको 600, देखो ना 600 दिया ना बेटा, तो ये कुछ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा, हालांकि 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा 2 से। 6 दूनी 12 होता है ना, तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बट मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा। बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के तुम इसको जूल में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो अगर तुम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है लगभग, इंटू 1.6 10⁻19, खत्म, जूल में कन्वर्ट हो गया। तो इस फॉर्मूले से एनर्जी निकालने से तो बेहतर है ना कि ऐसे निकालो। आप बोलोगे नहीं सर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है ना, अरे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, बट स्टिल ये जूल में भी तो दे सकता है, पहले तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो, कोई बात नहीं, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर देना, कैलकुलेशन तो बचाएगा ही ना ये। अब नीचे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो हो गया 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, ये जूल में, तो ऊपर वॉट नीचे जूल, परफेक्ट है। ये आएगा 3.2, 16 दूनी 32, 3.2। अब बेटा 3.2 नहीं आएगा, 3.3 आएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा था ना 2 से, ये 2 से हल्का सा ज्यादा था ना बेटा,
तो ये एक्चुअली 3.3 के आसपास आएगा, जो ऊपर वाले 3.3 को मिला के कैंसिल कर देगा, ऊपर नीचे से दोनों कैंसिल। अब ऊपर बच रहा है 10 की पावर में -3, नीचे से 19 ऊपर गया, तो 19 - 3, तो 10 की पावर में 16 इज द राइट आंसर, है ना। सर पर अगर इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाले मेथड से करें तो सब कुछ कट हो रहा है। चलो अच्छी बात है, कट हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, कट हो रहा है तो और अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा कुछ बनेगा इक्वेशन, है ना। तुमको ये अच्छा लग रहा है तुम इससे कर लो, लो किताब में भी उसी से कर रखा है, तुम्हें जैसा ठीक लगे बेटा, है ना। आप स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजंस के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, जैसा कर लो, ठीक है। चलो अब ये वाला ट्राई करो। चॉइस इज योर्स, फैसला आपका, है ना, बिल्कुल। कैसे भी करो, सही करो, मैं तो ये कह रहा हूं। इसको ट्राई करो, आप इसको करके रखना, मैं अभी आ रहा हूं 1 से 1.5 मिनट में, ठीक है। करके रखना, आई विल बी बैक।
चलो भाई, पोल करेंगे पोल करेंगे पोल करेंगे। हो गया, सबका आंसर आया कुछ ना कुछ, है ना? चलो पोल करते हैं, आओ। कैलकुलेशन ज्यादा तो नहीं था बेटा? चलिए, 5 4 3 2 1 गो। ऑप्शन बहुत पास पास है। अच्छा जी। हाँ, तो ये भी क्या पहले वाले मेथड से सही लग रहा है क्या आपको? जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर, एच सी बाय लैम्डा से हमने पिछला क्वेश्चन कर दिया था, तो ये वाला भी आप एच सी बाय लैम्डा से ही कर रहे हो क्या? ये भी उसी से आसान लग रहा है क्या? नहीं, एच सी बाय लैम्डा में तो ये तेल निकाल देगा। इसमें क्योंकि वैल्यूज बहुत अजीबोगरीब हैं, तो आई डोंट थिंक कि इट इज अ गुड डिसीजन टू गो फॉर एच सी बाय लैम्डा। ये देखो, बुक में एच सी बाय लैम्डा से दिया हुआ है, आप एच रखोगे, सी रखोगे, लैम्डा रखोगे, ये कैलकुलेशन आई डोंट थिंक बहुत अच्छा कैलकुलेशन आएगा, है ना? फिर आपको जो है ये मिलेगा, है ना, ये मिलेगा जूल में। और उसके बाद आप जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स करोगे, ऊपर पावर लिखोगे, नीचे एनर्जी लिखोगे जूल में, तब जाके आपका जो है आंसर आएगा। मैं बताता हूँ इसको बहुत कम टाइम में कैसे किया जा सकता है। देखिए, थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन चल जाता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, तो आप जानते हैं बेटा कि जो एनर्जी है वो है 1240 अपॉन वेवलेंथ, और वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया बेटा 589। ना 589 इज सो 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 क्लोज टू टू, मतलब 600, सॉरी, 589 इज ऑलमोस्ट 600 ओनली, है ना? लगभग 600 के आसपास ही है वो, है ना? तो ये अगेन दो के आसपास ही आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। दो से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, दो से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि 620 होता तो एग्जैक्टली दो आता, 620 से कम है तो दो से थोड़ा ज्यादा आएगा। मनीष बोल रहा है 1.8 समथिंग आएगा, नहीं भाई, टू के ऊपर आएगा ये, 2.1 समथिंग आएगा ये, है ना? अब ये हो गया अपना एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं बोलूंगा यार, नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है पावर अपॉन एनर्जी, लेकिन पावर वॉट में और एनर्जी जूल में, इतना ही तो है बस, है ना? तो पावर को लिखा मैंने 100, एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर में -19, तो ये 100 अपॉन ये ना 1.6 इंटू टू पॉइंट समथिंग, ये वही 3.3 आएगा तुम्हारा, 3.3 के आसपास आएगा ये, इंटू 10 की पावर में -19, है ना? यही होगा, बिल्कुल सही बात है यार। अब ये 100 अपॉन 3.3, ये आपका कुछ 30 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना बेटा, देखिए 30 इंटू 3.3 गिव्स यू ऑलमोस्ट 100। भाई 33 का 30 गुना, है ना, आपको 100 के आसपास वैल्यू देगा। तो ये जो रेशियो आप देख रहे हैं बेटा, 3 तिया 9 और फिर एक बच जाएगा, तो है ना, तो ये 30 के आसपास आएगा। तो ये सॉल्व के करके आ गया आपका 30, ये -19 ऊपर गया मेरे बच्चों, तो +19 बना। अब क्या ही है, एक जीरो उसको दे दो, तो 3 इंटू 10 की पावर 20 आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर में 20 आ जाएगा। आ गया ना आंसर? और कम टाइम में आया, देखो, ज्यादा माथापच्ची है ही नहीं यार। ये मेरे को 2 के आसपास दिख रहा है, मैंने बोला ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेटली 2 है। अब ऊपर 100, नीचे 2 इंटू ये कर दो, जूल में खत्म, 100/3.3 ऑलमोस्ट 30 आएगा। और इतना तो तुमको ऑप्शन में ही दिख ही रहा था कि आना तो यहाँ पे 3 ही है सब में, सब में 3 ही आना है, तो 30 हो गया वो, 10 की पावर 19 ऊपर जाने से ये बना, 20 आ गया। टाइम सेविंग है कि नहीं है? ऐसे। और अगर उसमें जाएंगे तो इट विल बी थोड़ा सा जो है टफ, है ना? फिर परेशान करेगा वो आपको, थोड़ा कैलकुलेशंस ज्यादा हो जाएंगी।
बट अभी भी कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर इससे तो मेरे को टाइम कम लग रहा है, तो प्लीज गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। मेरा मेरा काम है आपको दोनों चीजें करा देना। मेरा काम है आपको दोनों चीजें करा देना, है ना। बाकी बेटा आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है। 100/3.3 बता दो। नहीं बताऊंगा। 30 × 3 की वैल्यू बता दो। 33 × 3 की वैल्यू बता दो मेरे को। 33 × 3 की वैल्यू बता दो मेरे को। 99 होती है? होती है बेटा? ये सब पढ़वाओगे अब तुम मुझसे? ये दिन आ गए मेरे। तो सोचो अगर मैं इसको 3.3 लिख लूं और इसको 30 लिख लूं तो भी तो एक ही बात हुई ना। भाई यहाँ एक डेसिमल लगा दो, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो। तो 3.3 × 30 भी तो 99 होगा, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 100 बोल सकता हूँ। तो वही तो किया। तो 100/3.3 क्या होगा? 30 होगा। है कि नहीं? इसमें क्या है यार? भाई इतना नहीं पता क्या आपने को कि 33 × 3 की वैल्यू 100 होती है, लगभग लगभग 99 यानी कि 100, है ना। मतलब 33.33 × 3 बराबर 100 आ जाएगा लगभग। तो अब इसको 3.3 समझो आप, इसको 30 समझो आप, है ना। तो हो तो क्या भाई, देखो ये मैं सोच पाया बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप नहीं सोच पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं आती है, आपको प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सोच पाएंगे, है ना बेटा। सिंपल सी बात है बेटा, थॉट्स तभी बिल्ड होते हैं जब आप उस चीज के पीछे अपना समय बिताते हो, अपना समय लगाते हो। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था कि पीवाईक्यू की किताब उठाइए, सीधा सॉल्यूशन वाले पेज में जाइए, रोज एटलीस्ट 30 मिनट। मत देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है, मत देखिए कि क्या गिवन था, क्या निकालना था, कुछ मत देखिए। बस ये देखिए कि अच्छा वहां पे कुछ तो कैलकुलेशन लिखा है, ऐसा कुछ तो लिखा है, ऐसा कुछ टर्म मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस में। मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर लेना, बहुत मिलेगा ऐसा टर्म। अब बस ये कोशिश कोशिश करो कि इसको अपने कॉपी में लिख के ये लाने की आप कोशिश कर रहे हो, या इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हो। वो आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हो उस टाइम पे। वो 30 सेकेंड 30 मिनट एवरी डे आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, आप क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, ऐसा टर्म जहां बन जाता है ना, हमारे यहाँ कहावत है कि हदस के मर गया। हदस के मर गया मतलब डर के मारे खत्म हो गया उसका जिंदगी। कि खौफ में ही उसने जो है ना गिव अप मार दिया। ये आपको खौफ दे देता है। इस खौफ को नहीं हटाएंगे तो कई क्वेश्चंस ऐसे ही खत्म हो जाएंगे हमारे। वो बनना भी रहेगा, नहीं बनेगा। फॉर्मूला तो इत्तू सा है, सब पढ़ के गए हैं, बट वही लोग इसको कम टाइम में, और कम टाइम में, है ना। देखो भाई, एक्यूरेसी और स्पीड का गेम है नीट। तो ऐसा तो नहीं कि बिना तुम ये सब की प्रैक्टिस करने करके चले जाओ और तुम एकदम जाके वहां मचा के आ जाओ कि अरे मैंने तो भाई 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया था, मेरा तो आ गया था आंसर। सिर्फ प्रैक्टिस कैन सेव यू, नथिंग एल्स कैन सेव यू। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। आपको पता है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, थोड़ी सी कर भी रहूंगा क्या पता। बट आप सुनना, एक गेट का एग्जाम होता है जिसमें मैंने बहुत मस्त मचाया था। गेट के एग्जाम में आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, क्योंकि बहुत गंदी गंदी कैलकुलेशंस होती है ना इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के बाद होता है ना एग्जाम, बहुत गंदी गंदी कैलकुलेशंस होती हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, जिसको आप माउस से ऑपरेट करते हैं। तो आपको अगर जीरो लिखना है वर्चुअल कैलकुलेटर में, तो ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड से जीरो टाइप कर दोगे आप माउस से जाओगे, जीरो के ऊपर होवर करोगे, फिर जीरो पे ऐसे क्लिक करोगे, तब जाके वो जीरो क्लिक होगा। कई लोग गेट का एग्जाम कैलकुलेशन की वजह से ही अपना खराब करके आ जाते हैं। क्या करते हैं वो? कुछ भी कैलकुलेशन दिखा उनको, कोई भी एक टर्म दिखा, वो एक एक उठा उठा के ना उसको इनपुट कर देंगे कैलकुलेटर में। अच्छा, 6.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, इतना वो टाइम खराब कर देते हैं खाली उसको इनपुट देने में कैलकुलेटर को। फिर वो आंसर देता है ना, बहुत टाइम लग जाता है, खत्म। मैं हमेशा ये करता था कि जितना भी मैं हाथ से सॉल्व कर पाऊं, अप्रोक्सीमेट करते 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 जहां तक ला पाऊं वहां तक लाता था। लास्ट स्टेप में मैं कैलकुलेटर यूज करता था, मिनिमम यूज ऑफ कैलकुलेटर। लोगों को लगता है कैलकुलेटर तो फास्ट आंसर देगा, मैं थोड़ी ना दे पाऊंगा। अरे भाई, अगर मैं प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो मैं ऐसे ऐसे तिकड़मबाजी लगा सकता हूं कि मेरे को लंबा एक्सप्रेशन टाइप करने में या इनपुट करने में जो टाइम लग रहा होगा उसको मैं बचा लूंगा। खटाखट 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 किया, लास्ट में कुछ एक्सप्रेशन आया,
उसको डाल दिया, हो गया। तो ये बेटा ये स्मार्ट तरीके आपको अपने बिल्ड करने पड़ेंगे, है ना। 100/3.3 बता दो, ये बता तो मैं दूंगा, बट एग्जाम में तो मैं नहीं रहूंगा ना 100/3.3 बताने के लिए भाई। तो थोड़ा सा ओनरशिप लीजिए अपने प्रिपरेशन की, है ना। एवरी डे प्रैक्टिस करिए बेटा 30 मिनट, एवरी डे, एवरी सिंगल डे विदाउट फेलिंग। आज से शुरू करके पूरा आपका जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है, एवरी डे 30 मिनट दो कैलकुलेशन को। ये मैं हमेशा जनवरी के मंथ में बोलना शुरू कर देता हूँ ये बात, अभी तक मैंने आपको ये बात नहीं बोली थी। अभी तक आप दे रहे होते तो बोर हो जाते इस प्रैक्टिस से। अब आप बोर नहीं हो गए, अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को अपने प्रिपरेशन की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला आ रहा होगा, कंसेप्ट आ रहा होगा, फिर भी जब कैलकुलेशन नहीं होगा और आंसर नहीं आएगा, कितना बुरा लगेगा आप बताओ, कितना बुरा लगेगा, है ना। पूरे साल भर की मेहनत आपकी एक कैलकुलेशन लेके उड़ जाएगा, बोलेगा जा तेरे से नहीं हो रहा, नहीं कर पाए तुम गोला, नहीं नहीं भर पाए तुम ओएमआर में। तो मैं कहता हूँ ना, एनटी को क्या पता तुमको आता था कि नहीं आता था, तुमने गोला किया तो आता था, नहीं किया तो नहीं आता था, खत्म है बात। इतनी सिंपल सी तो कहानी है ना। तो रोज करो, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा ये आपको, है ना। चलिए बेटा, तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स पूरा पढ़ लिया है ना, कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाऊंगा। अभी 11 बजे एक और क्लास है, तो थोड़ा रेडी वेडी हो जाओ, मैं भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ। फिर 11 बजे क्लास है, उसके बाद फिर 2 बजे सारथी में जो लोग पढ़ते हैं सारथी की क्लास है ना। बाकी जूम मीटिंग में मिलते हैं, है ना। जो तुम्हारा थोड़ा 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 ऐसे डर का माहौल बन रहा है ना, उस पर बात करते हैं। वी नीड टू एड्रेस द सिचुएशन, ठीक है। 11 बजे कौन सी क्लास है, रोलिंग एंड टॉर्क, अभी 11 बजे यूट्यूब पे, है ना। रोलिंग एंड टॉर्क जो रोटेशनल मोशन का टॉपिक है वो हो रहा होगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं बेटा, बाय बाय।